नाइट स्टैंड्स और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विदाउट सेक्स। वन नाइट स्टैंड सेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर आप नई वैरायटी को यार नहीं थोड़ी सी और थोड़ी टेस्ट करते हैं, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है छोड़ देते हैं, रखते हैं तो यूज करना होगा या निकाल लेंगे, ऐसा क्या है। जेड जनरेशन यह एक ऐसी जनरेशन है जिसने छत पे टीवी के एंटीना को ठीक करने से लेके आज के इस ब्रॉडबैंड कनेक्शन के सफर को देखा है। ये वही जेड जनरेशन है जिसने शक्तिमान से लेके आज के आयरन मैन, सुपर हीरो तक को भी देखा है। और हाँ, ये वही जनरेशन है जो आज सबसे ज्यादा लोनली जनरेशन मानी जाती है। लेकिन इस जनरेशन में ही ये प्रॉब्लम क्यों देखने को मिल रही है? क्या सच में एक जेड जनरेशन है? आखिर इस जनरेशन में प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर जेड जनरेशन किसे कहा जाता है। बट अगर तुम रील देख देख के अपनी बिल पावर की माँ बहन एक नहीं किए हो तो तुम में इतनी क्षमता तो होगी ही कि वीडियो पूरी देख लो, क्योंकि तुम्हारी शॉर्ट्स की आदत जो लगी है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पता है, अगर आपका जन्म 1996 से 2012 के बीच हुआ है तो आप इस जेड जनरेशन में आते हो। और यहाँ पर समय और उम्र के अनुसार लोगों को अलग अलग जनरेशन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आई थी ग्रेटेस्ट जनरेशन, फिर साइलेंट जनरेशन, फिर आती है बेबी बूमर जनरेशन, उसके बाद आती है एक्स जनरेशन, उसके बाद आती है मिलेनियल जनरेशन, और फिर जो अभी चल रही है उसे कहते हैं जेन जी जनरेशन, यानी जेड जनरेशन। लेकिन बाकी सारी जनरेशन में से इस जनरेशन को काफी इंटरेस्टिंग और अलग माना जाता है। वैसे तो हर जनरेशन अपने आप को उससे पहली वाली जनरेशन से अधिक बुद्धिमान और उसके बाद आने वाली जनरेशन से खुद को ज्यादा समझदार मानती है, लेकिन इस जेन जी जनरेशन ने इतना तेजी से समय को बदलते हुए देखा है जितना बाकी जनरेशन में शायद ही देखा होगा। अभी यहाँ जेड जनरेशन में भी आपको दो प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। पहले जो थोड़ा कम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और दूसरे जो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। देखो, हमारे देश में 15 अगस्त 1945 से इंटरनेट को पब्लिक कर दिया गया था, तो इसका मतलब है कि जेड जनरेशन इंटरनेट के साथ ही जन्मे थे। लेकिन ओल्डर जनरेशन इंटरनेट से काफी सालों बाद वाकिफ हुए, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट इतना सस्ता भी नहीं था और इंटरनेट की भी बस अभी शुरुआत ही हुई थी उस वक्त। उसे अभी बस ये लोग समझ रहे थे और फिर धीरे धीरे करके सोशल मीडिया जैसे कि अनलिमिटेड HD वीडियो और डेटा मिलने लगा। यहीं से भारत में एक नए युग की शुरुआत हो गई। अभी इंटरनेट के अनलिमिटेड एक्सेस का सफर शुरू ही हुआ था कि इस जनरेशन को एक नई फ्रीडम जैसी मिल गई, क्योंकि इस समय वो जो चाहे वो देख सकते थे, कर सकते थे इस वर्चुअल दुनिया में। और इसी वक्त के दौरान इस जनरेशन के रोल मॉडल और उनके आइडियाज भी बदलने लगे थे। अभी इनके आइडियल कोई बॉलीवुड स्टार या कोई बिजनेसमैन नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स और वीडियो क्रिएटर्स हो गए। धीरे धीरे करके उनसे जुड़ने लगे, उनकी पर्सनल लाइफ से धीरे धीरे जुड़ने लगे। यहाँ तक कि सब ठीक था, मतलब कि जेड जनरेशन वीडियोस को सिर्फ देखने के लिए ही देखते थे। लेकिन इसी बीच 2018 में 3 ऐसी बड़ी चीजें आई जिसका जेड जनरेशन में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला। एक था पबजी गेम, और दूसरा था टिकटॉक, और तीसरा था एक मीटू। अब पबजी एक गेम था, टिकटॉक एक सोशल मीडिया ऐप, और ये मीटू क्या था? मीटू के दौरान सभी फीमेल्स खुल के सामने आगे इंटरनेट पे अपने साथ हुए हैरासमेंट को बताने लगी थी। और इसी के कारण जो लड़कियां पहले अपने फोटो को सोशल मीडिया पे अपलोड करने से डरती थी, वो अब टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आके इंटरटेनमेंट का एक हिस्सा बनने लगी थी। और टिकटॉक की इसी चलती हवा की दौड़ में लड़के भी पीछे रहने वाले नहीं थे, वे भी अपना पूरा योगदान दे ही रहे थे। अब हम भी किसी से कम थोड़ी थे, तो कुल मिला के सब इसमें शामिल हो गए। अब बात आती है 2020 की। ये एक और बड़ी घटना थी। अब कोविड के दौरान पूरी दुनिया के लोग पूरी तरह से आइसोलेशन में थे। अभी घर पर बैठे बैठे उनके पास इंटरनेट और मोबाइल के सिवा और कोई चारा ही नहीं था, दूसरा कुछ करने का ऑप्शन भी नहीं था। और यहीं से शुरू होता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड का दौर। अभी कोविड के दौरान लोग इतनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज से जुड़ने लगे थे जो असल में उनके किसी काम की नहीं, यानी एकदम बकवास चीज से। ऐसी इंफॉर्मेशन का ओवरडोज वो करने लगे थे जो उनके दिमाग को पूरी तरह से खत्म करने लगा था। और तब से लेकर अभी तक ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड इस जनरेशन के ऊपर इस तरह से बुरा असर डाल रही है जो उन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार बना रही है। अभी यहाँ मैंने शुरू से लेके अब तक इस जनरेशन के साथ क्या क्या हुआ ये बता दिया, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं उसका कैसे इस जनरेशन पर इम्पैक्ट पड़ा वो जानना हमारे लिए भी जरूरी है। अभी हम बात करें करंट टाइम की, तो अभी की जेड जनरेशन पूरी तरह से हाइपर रियलिटी में जा रही है। अभी हाइपर रियलिटी उसे कहा जाता है जहाँ ऑनलाइन दुनिया और इस रियल दुनिया के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। और अभी इस जनरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि उन्हें वर्चुअल वर्ल्ड
वर्ल्ड और इस रियल वर्ल्ड के बीच कोई डिफरेंस ही नहीं पता चल पा रहा। अभी की इस जनरेशन में एक नॉर्मल पर्सन अपने 24 घंटे में से 8 घंटे सोने में, 8 घंटे अपने काम या स्कूल में और बाकी के 8 घंटे इंटरनेट और डिजिटल वर्ल्ड में बिताता है। सही बोल रहा हूँ ना? और ज्यादा भी हो सका है, क्योंकि तुम लोग स्कूल भी पढ़ने थोड़ी जाते हो, सोशल मीडिया ही तो चलाते हो फिर वहाँ पूरा दिन। और यह एक रिपोर्ट में भी बताया गया, मतलब कि इस जनरेशन के लोग ऐसी दुनिया को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं जिसका असल में कोई वजूद ही नहीं। और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स जिनके पीछे आज की जनरेशन के लोग कुछ इस तरह से पागल हो चुके हैं कि वो खुद को उनकी आर्मी मानते हैं, यानी वो जिसे तुम फैन फॉलोइंग बोलते हो। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है इन सब हरकतों से। और पता है, उनके फेवरेट क्रिएटर और उनके फेवरेट पॉपुलर ब्रांड के खिलाफ अगर आप कुछ बोल देते हो तो वो ऐसे लड़ने लगते हैं जैसे वही उनके भगवान है। तो हमें किसी को भगवान नहीं मानना है, ठीक है? ये एक एडवाइस दे देता हूँ बीच में। तो देखो, सोशल मीडिया में काम ही ऐसा हो रहा है। सोशल मीडिया के जितने ऐप हैं जहाँ यूजर को उसके मौजूदा विचार, उसके बिलीव और उसकी वैल्यू के हिसाब से ही इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन और कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। और यही सोशल मीडिया का एल्गोरिथम है। फिल्टर बबल की मदद से पहले यूजर के बिहेवियर को देखा जाता है कि उसे किस प्रकार का कंटेंट प्रोवाइड करवाना है। आप जो भी सर्च करते हैं, जो भी वीडियो देखते हो, उसी प्रकार का कंटेंट बार बार दिखाया जाता है ताकि आप अपने इंटरनेट के हिसाब से उनके प्लेटफॉर्म पे अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो। और इसके रिजल्ट्स में यूजर्स अपनी दूसरी साइड या कहें कि अपने दूसरे दृष्टिकोण से अपना कनेक्शन ही खो बैठते हैं, क्योंकि बार बार एक ही टाइप का कंटेंट देख के उसी को सच मान लेता है वो व्यक्ति। और यहीं से एक इको चैम्बर क्रिएट होता है। इको चैम्बर का मतलब है जहाँ लोग केवल उसी दृष्टिकोण को देखते हैं जिनसे वह सहमत है, वह उसी प्रकार से इस दुनिया को देखना चाहता है जैसा उसे दिखाया जाता है। और फिर इसी इको चैम्बर का फायदा बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, पॉलिटिकल पार्टीज और बड़े बड़े बिजनेसमैन उठाते हैं। अभी तक एक तरफ से यह जनरेशन पूरी तरह से हाइपर रियलिटी में घुस चुकी है, वहीं दूसरी ओर यही जनरेशन को मोस्ट डिप्रेस्ड जनरेशन माना जाता है। एक सर्वे के मुताबिक 42% जनरेशन मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम से जूझ रही है। आप इस ग्राफ को देखो, इसका मतलब साफ साफ हमें समझ आ रहा है कि दूसरी जनरेशन की कंपैरिजन में यंगर जनरेशन सबसे ज्यादा स्ट्रेस के शिकार है। अभी यहाँ जेड जनरेशन में स्ट्रेस और डिप्रेशन के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड और कंटेंट कंपैरिजन। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड में ये लोग ऐसी नॉलेज और कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं जो एक्चुअल में उनके किसी काम की नहीं है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड इनके डिसीजन पावर को और इनके फोकस को कम कर रहा है। अभी कोई आके ये कह रहा है कि जॉब करना सही है और दूसरा आके कह रहा है कि बिजनेस करना सही है। फिर कोई आके कहता है कि भगवान है और कोई दूसरा आके कह देता उसी वक्त पे कि भगवान नहीं है। आप देख लेना, कोई कहता है कि गवर्नमेंट अच्छी है और कोई कहता है गवर्नमेंट अच्छी नहीं है। और ऐसी ही कई सारी ड्यूअल साइड इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में घुस जाती है जो आपको एक सही निर्णय नहीं लेने देते, क्योंकि आपके पास हर तरह की जानकारी मौजूद है और इसी की वजह से ओवर थिंकिंग जैसी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। और इसके अलावा दूसरी चीज है कंटेंट कंपैरिजन। जब भी आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो आप किसी